नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट इंदु राठौड़। फर्स्ट इंडिया के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है, जहां हम बात आपकी फिटनेस की करेंगे और बात करेंगे कि किस तरह से आज का दिन रहने वाला है खबरों के लिहाज से। तो देखिए, सबसे पहले बात यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कर लेते हैं कि आज का उनका प्रस्तावित कार्यक्रम क्या है। तो दरअसल सीएम भजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम की बात की जाए तो सुबह 11 बजे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को वो सौगात देंगे। 2 यूनिफॉर्म के लिए प्रत्यक्ष लाभ की राशि का हस्तांतरण भी करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। इस वक्त की मुख्यमंत्री आवास पर किया जाएगा डीबीटी राशि हस्तांतरण कार्यक्रम। और दोपहर 2 बजे कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। तो पूरा कार्यक्रम कुछ इस तरह से रहने वाला है। सीएम भजनलाल शर्मा से जुड़ा दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम की बात करें तो सुबह 11 बजे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को यहाँ पर वो सौगात देंगे। तो यहाँ पर एक बड़ी सौगात जो है मुख्यमंत्री देंगे और 2 यूनिफॉर्म के लिए प्रत्यक्ष लाभ की राशि का हस्तांतरण भी वो करेंगे। और देखिए, मुख्यमंत्री आवास पर डीबीटी राशि की बात करें, उसका हस्तांतरण कार्यक्रम है। और दोपहर 2 बजे कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर से शिष्टाचार भेंट करेंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इस वक्त की बड़ी खबर है। सीएम भजनलाल शर्मा से जुड़ी आज के प्रस्तावित कार्यक्रम की हमने यहाँ पे बात की कि किस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि सुबह 11 बजे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को वो आज बड़ी सौगात देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ब्यावर में बुजुर्ग दंपति की हत्या, साकेत नगर थाना क्षेत्र के सोहन नगर में देर रात की पूरी घटना है। और देखिए, पहली मंजिल पर दोनों के शव मिले हैं। जो पहली मंजिल है उस पर दोनों के शव मिले। पड़ोसियों की सूचना पर हत्याकांड की जानकारी प्राप्त हुई है। एसपी रतन सिंह सहित पुलिस के अधिकारी भी मौके पर आए। एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ पर खंगालने शुरू की। 2 युवक और एक काम करने वाली महिला पर पुलिस को यहाँ पर शक है। पूरे मामले में फिलहाल जांच जारी है। तो ब्यावर का पूरा मामला जहां पर बुजुर्ग दंपति की हत्या की बात सामने आई। साकेत नगर थाना क्षेत्र के सोहन नगर में देर रात की पूरी वारदात है। पहली मंजिल पर दोनों के शव मिले हैं। पड़ोसियों की सूचना पर हत्याकांड की जानकारी यहां पर मिली। एसपी रतन सिंह सहित पुलिस के अधिकारी भी मौके पर आए। और देखिए, एफएसएल की टीम ने मौके पर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। हालांकि 2 युवक और एक काम करने वाली महिला है, जिस पर पुलिस को शक है और फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। वृद्ध दंपति की हत्या हुई है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि हत्या कोई लूटपाट के इरादे से की गई है। मुलजिम अभी अज्ञात है, जिसकी तलाश के लिए टीमें गठित की गई और शीघ्र कार्रवाई की जाए। सर, हत्या किस चीज़ से हुई? हत्या धारदार हथियार है, गला कोई ये अभी कर रहे हैं, अभी कह नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है इस वक्त की। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के स्वास्थ्य से जुड़ा ताजा अपडेट आपको देते हैं। दरअसल बेहतर उपचार के लिए हेमंत मीणा को रेफर किया है। आपको बता दें कि उदयपुर रेफर किया गया है। हाई बीपी की शिकायत के चलते जिला चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड में उन्हें भर्ती कराया गया था। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। साथ ही वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार जोशी और उनकी टीम ने उपचार किया है। देखिए, ब्लड प्रेशर के उतार चढ़ाव ने डॉक्टर्स और परिजनों की यहाँ पर चिंता बढ़ा दी है। जो ब्लड प्रेशर है वो लगातार बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। तो उसकी वजह से जो डॉक्टर्स है वो भी चिंतित है और उनके परिजन भी चिंतित नजर आए। और इसके चलते मंत्री हेमंत मीणा को देर रात उदयपुर ले जाने का निर्णय यहाँ पर हुआ। भाजपा नगर अध्यक्ष उत्सव जैन, सह जिला कोषाध्यक्ष हार्दिक छोरिया, रितेश सोमानी सहित कई पदाधिकारी जो है वो जिला चिकित्सालय पहुंचे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के स्वास्थ्य से जुड़ा बड़ा अपडेट मिल रहा है। बेहद बेहतर उपचार के लिए हेमंत मीणा को यहां पर उदयपुर रेफर किया है। हाई बीपी की शिकायत के चलते जिला चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार जोशी और उनकी टीम ने उपचार किया, लेकिन ब्लड प्रेशर के उतार चढ़ाव ने डॉक्टर्स और परिजनों की चिंता बढ़ा दी। इसके चलते मंत्री हेमंत मीणा को देर रात उदयपुर ले जाने का फैसला हुआ। उनके स्वास्थ्य से जुड़ा ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। भाजपा नगर अध्यक्ष उत्सव जैन, सह जिला कोषाध्यक्ष हार्दिक छोरिया, रितेश सोमानी सहित कई पदाधिकारी जो है वो जिला चिकित्सालय पहुंचे, उनके हाल जानने के लिए पहुंचे। क्योंकि जो ब्लड प्रेशर की अगर बात की लगातार उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स और परिजनों की चिंता बढ़ी हुई थी। हालांकि अब अपडेट ये कि उनको यहाँ पर ले जाया गया है और उनकी जो उपचार की अगर बात करें तो देखिए, फिलहाल अपडेट ये कि उनको उदयपुर ले जाने का निर्णय यहाँ पर हुआ है। तो ये इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी। लेकिन देखिए, बात यहाँ पर अखबार की करेंगे, क्योंकि अखबार में क्या कुछ छपा ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमारे हाथ में चाय का कप होता है, उसके साथ में अखबार होता है, लेकिन अब रूटीन चेंज हो गया, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, हम वक्त नहीं निकाल पाते। लेकिन फर्स्ट इंडिया आपके साथ है, तो ऐसे में हमारे पास में फर्स्ट इंडिया ग्रुप के 2 बड़े न्यूज़पेपर है। फर्स्ट इज फर्स्ट इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर। यहाँ हम बात करते हैं फर्स्ट इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर की, किसमें क्या कुछ है।
गवर्नमेंट मिनिमाइजिंग वेस्ट एशिया वॉर इम्पैक्ट कॉन्ग प्लेइंग क्राइसिस पॉलिटिक्स। पीएम मोदी यहाँ पर कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जो कांग्रेस है वो पॉलिटिक्स कर रही है। Prime Minister Narendra Modi on Sunday accused the Congress of indulging in politics during a sensitive international crisis, alleging that its remarks on the West Asia conflict could endanger Indians living in Gulf countries. तो यहाँ पर Prime Minister नरेंद्र मोदी ने संजय को कांग्रेस पर पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया। जो सेंसिटिव सिचुएशन है जो कि अभी बनी हुई है उसके ऊपर पॉलिटिक्स करने का एक बड़ा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगाया गया। एंड ऑल्सो ही सेड कि जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है इसकी वजह से जो हमारे इंडियंस है जो कि गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर हो सकती है, उनके लिए इट कैन बी वेरी प्रॉब्लमेटिक, ये उनकी तरफ से कहा गया। एड्रेसिंग एन एनडीए रैली इन पलक्कड़ केरला, मोदी सेड द सेंटर इज वर्किंग टू इंश्योर दैट ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट हैज मिनिमल इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लगातार कोशिश ये कर रही है कि जो इम्पैक्ट है उसका बहुत से बहुत कम पड़े जिस तरह के हालात बने हो, पर्टिकुलरली और लार्ज इंडियन डायस्पोरा इन द रीजन। अगर बात करें इसकी तो देखिए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगातार इसके इम्पैक्ट पर काम भी कर रही है कि इसका इम्पैक्ट कम हो। द टाइम एवरीवन्स अटेंशन इज ऑन war going on the West Asia, government is continuously work to ensure that its impact on India is minimal। पीएम मोदी साहब इसका जिक्र अभी हमने किया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर इसके इम्पैक्ट को कम करने की बात की कि इंडिया में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा ना पड़े, उस पर लगातार काम हो रहा है। नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट। ईरान डिस्ट्रॉय USE-3 Sentry aircraft as Saudi bases no to surrender। देखिए ईरान claim to have significantly damaged a United States aircraft during a retaliatory missile and a drone strike on an American airbase in Saudi Arabia। The strike reportedly hit Prince Sultan Airbase where the now destroyed E-3 AWACS command and control plane was stationed alongside other US military assets। तो यहाँ पर देखिए स्ट्राइक जो है वो नजर आई है। अगर हम बात करें ईरान की तो ईरान यहाँ पे डिस्ट्रॉय की है USE-3 Sentry एयरक्राफ्ट एट सऊदी बेस एंड यहाँ पर कहा से नो टू सरेंडर, यानी कि सरेंडर करने से साफ इनकार यहाँ पे किया गया। न्यूली रिलीज इमेजेस पब्लिश्ड बाय ईरान प्रेस टीवी शो द बॉडी ऑफ द प्लेन obliterated with only the head and tail intact। जो इमेज यहाँ पर सामने आई है उसमें सिर्फ उसका टेल एंड हेड जो है वो नजर आ रहा था। अटैक इन्वॉल्व 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड 29 ड्रोन्स। इस पूरे अटैक की बात करें तो इसमें 29 ड्रोन्स जो है वो थे, इसके अलावा 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स भी है वो इसमें इंक्लूड की गई थी। Now let's talk about the Nepal. Nepal's Gen Z PM bans student politics। नेपाल प्राइम मिनिस्टर बलीन शाह's government has fully banned student politics। यहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया गया। He has banned politics of students। Additionally, traditional exams for children up to class 5 have been abolished and schools and colleges must change foreign names to Nepali। तो ये एक बड़ा ऑर्डर है जो नेपाल के लिहाज से समझना बहुत ज़रूरी है। These measures are part of the government's 100-day action plan aimed at keeping education free from politics। इसके एम की बात करें, इसके उद्देश्य की बात करें तो देखिए ये सबसे पहले तो 100-day एक्शन प्लान है उसका एक हिस्सा है एंड इसका मोटो है कीपिंग एजुकेशन फ्री फ्रॉम पॉलिटिक्स। हम पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन को अलग रखें, इसको एजुकेशन के अंदर नहीं मिलाया जाए। इट वॉज द मोटो ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटी इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस विल नाउ बी प्रोहिबिटेड। तो जितनी भी यहाँ पे कॉलेजेस की हम बात करें, स्कूल्स की बात करें, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो यहाँ पर प्रोहिबिटेड रहेगी। नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द मोदी। अंडर मोदीज वॉच नो माई का लाल कैन टेक इंच ऑफ नेशंस लैंड। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया, होम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह asserted that the BJP government has stopped infiltration in Assam in that last tenure, but it's not enough as each named illegal immigrant must be sent back। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमने 10 साल में हालांकि काम किया है लेकिन ये इनफ नहीं है, यहाँ पर जितने भी इलीगल इमिग्रेंट हैं उनको वापस भेजना भी बहुत ज़रूरी है। Addressing a poll rally in Dhekijuli area in Sontipur district, he said the BJP had voted 100 years ago to stop infiltrator from entering Assam and kept that promise। However, this is not enough as we have to now send each illegal immigrant out of the country in the next 5 years, Shah said। शाह की तरफ से कहा गया कि इतना इनफ नहीं है, हमें जो इलीगल इमिग्रेशन लगातार हो रहा है उस पर काम करना है और जो इमिग्रेंट्स यहाँ पर पहुँच गए उनको वापस भेजने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। Also, Shah claimed that the Himanta Biswa Sarma government has freed 1.25 lakh acres of land encroached by
infiltrators in the next 5 years, Sharma will ensure that no land remains in their control. यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है हेमंत बिस्वा शर्मा की, उन्होंने 1.25 लाख एकर्स ऑफ लैंड को फ्री कर दिया है, लेकिन ये इंश्योर करना भी ज़रूरी है कि कोई भी लैंड जो है वो उनके कंट्रोल में ना रहे, उसके ऊपर भी यहाँ पर काम होना चाहिए। तो ये तो हमने बात करी फर्स्ट इंडिया के इंग्लिश न्यूज़पेपर की, डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर फर्स्ट इंडिया का, उसमें क्या कुछ सामने आया वो हमने आपको बताया। अब मेरे पास में है फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा प्रकाशित दैनिक हिंदी अखबार सच पे धड़क अखबार। इसकी खबरों की बात करते हैं, इसमें क्या कुछ है। सबसे पहले बात, सांसद विधायक निधि पर टैक्स की मार क्यों, ये एक सवाल। सांसद और विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में स्थानीय विकास कार्यों के लिए मिलने वाली निधियों पर जीएसटी का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। देखिए, जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जनता के हित में उपयोग होने वाली इस राशि पर टैक्स लगने से वास्तविक विकास कार्यों के लिए उपलब्ध रकम घट जाती है, जिससे कई जरूरी योजनाएं प्रभावित होती है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना दैट इज NPLATS के तहत प्रत्येक सांसद को हर वर्ष 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। इस निधि का उपयोग सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए किया जाता है, उसके डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, उसके विकास के लिए किया जाता है। और योजना का उद्देश्य स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों को तेजी देनी है, लेकिन व्यवहार में पूरी राशि विकास कार्यों तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की हमने आपको दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंतजार शास्त्र वाले तड़प रहे, समय बड़ा बलवान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला करते हुए उनकी इंतजार शास्त्र वाली टिप्पणी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि समय बड़ा बलवान है, जैसा किया वैसा भरना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने ये बयान नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 132वें संस्करण के सुनने के बाद दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, कभी कभी उन्हें गहलोत पर तरस आता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, वरिष्ठ नेता है, मेरी संवेदनाएं आपके साथ है। आपने जिनको नकारा और निकम्मा कहा, आज केंद्र में वही चल रही है, इसीलिए आप तड़प रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनिया गांधी राहुल गांधी को बार बार लॉन्च करती है और गहलोत भी अपने बेटे को लॉन्च करने में लगे हैं, लेकिन नतीजा ढाक की 3 पात ही रहता। सीएम ने कहा कि विधानसभा में 5 साल बनाम 2 साल का प्रतिवेदन रखा गया, लेकिन कांग्रेस चर्चा से बचती हुई नजर आई। सीएम की नसीहत गिरिबान में झांके से भजनलाल शर्मा ने गहलोत को नसीहत भी यहां पर दी और कहा कि जब एक उंगली दूसरी की ओर उठती है तो 4 उंगलियां खुद की ओर उठती है। ये नसीहत उन्होंने दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस आज भी भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, झूठ और लूट की राजनीति से बाहर नहीं निकल पाई है, यानी कि तंज यहाँ पर कसा के निशाना साधा गया कांग्रेस के ऊपर। सीएम ने यहाँ पे चेतावनी भी दी कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उन्हें सजा जरूर मिलेगी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। जल जीवन मिशन और पेपर लीक पर हमला, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने माफियाओं को जेल भेजकर पेपर लीक पर लगाम लगाई है। युवाओं का जो भविष्य है उसको सुरक्षित यहाँ पर किया गया। सीएम ने दावा किया कि उनकी सरकार ने 2 वर्षों में कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल से ज्यादा काम किए हैं। कंपैरिजन यहाँ पर किया गया, जो कांग्रेस का 5 साल का कार्यकाल था और अभी तक 2 साल का जो कार्यकाल रहा भाजपा सरकार का, उसके काम को यहाँ पर कंपेयर किया और कहा गया कि जो कांग्रेस के लिए काम हुए थे और जो भाजपा सरकार में काम हुए बहुत ज्यादा है, भाजपा सरकार में काम ज्यादा हुआ है। इसके अलावा पेपर लीक पर लगाम लगाने की बात भी उन्होंने की और जो युवाओं का भविष्य है उसे भी सुरक्षित करने की बात यहाँ पर कही गई। आगे बढ़ेंगे। सुशासन, पारदर्शिता और सेवा भाव से बनाए अपनी पहचान, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। भजनलाल शर्मा ने रविवार को बिरला ऑडिटोरियम में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के नवनियुक्त लोक सेवकों के साथ में संवाद के दौरान उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों को सुशासन की शपथ दिलाई और प्रशासनिक कार्यशैली, जल सेवा और भविष्य की चुनौती पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, यहाँ पे विस्तार से मार्गदर्शन भी दिया गया। श्री भजनलाल शर्मा ने घुमंतू समाज से आने वाले युवाओं की उपलब्धियों का विशेष उल्लेख किया और कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंचना संघर्ष, संकल्प और सफलता का एक अद्भुत उदाहरण है। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है संघर्ष का, साथ ही संकल्प का और सफलता का एक अद्भुत उदाहरण उन्होंने बताया। और देखिए, उन्होंने कहा कि ऐसे युवा पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि माता पिता ने जिस विश्वास और आशा के साथ युवाओं को यहाँ तक पहुँचाया वे धन्यवाद के पात्र है। तो उन्होंने कहा कि जिस विश्वास के साथ उन्हें यहाँ पे पहुँचाया गया वो धन्यवाद के पात्र यहाँ पर बताए गए हैं। उन्होंने कहा कि परिश्रम व्यक्ति को पद तक पहुँचाता है, लेकिन सेवा भाव उसे जनता के दिलों में स्थायी स्थान दिलाता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पेपर लीक जैसी समस्याओं पर सख्ती से नियंत्रण किया और भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर पारदर्शिता यहाँ पर सुनिश्चित की गई है, ये भी उन्होंने कहा। इसके अलावा युवाओं को रोजगार पाने के साथ साथ रोजगार देने पर भी
विचार करना चाहिए और देने वाला बनने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा और कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अधिकारियों के साथ में 1-to-1 संवाद भी किया। यहाँ पर उनके साथ में कॉन्वो जो है वो हुई, 1-to-1 संवाद जो है वो यहाँ पर साधा गया। ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त हमने आपको दी। चलिए आगे बढ़ेंगे। सांगानेर में सीईटीपी का मुख्य सचिव ने निरीक्षण किया है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने रविवार को सांगानेर स्थित कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सीईटीपी और द्रव्यवती नदी के आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। दौरान उन्होंने सांगानेर एनवायरो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को ब्राह्मणों की ग्वार में प्रस्तावित पंपिंग स्टेशन का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए, जिससे शेष 134 उद्योगों को भी सीईटीपी से जोड़ा जा सके। इसके अलावा सांगानेर एनवायरो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अपने सदस्यों के साथ में विचार विमर्श कर सीईटीपी के संचालन में आ रही तकनीकी खामियों के समाधान के लिए ठोस प्रयास करें। उस संबंध में एक समयबद्ध कार्य योजना जो है वो राज्य सरकार को प्रस्तुत करें। ये जानकारी हम आपको देते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि सभी औद्योगिक इकाइयों को शीघ्र सीईटीपी से जोड़ा जाए और इसके प्रभावी उपयोग की सुनिश्चितता भी की जाए। और इस निरीक्षण की बात करें तो देखिए, इस निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल डॉक्टर देवाशीष पृष्टि, आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण सिद्धार्थ महाजन, सदस्य सचिव कपिल चंद्रवाल सहित जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर नगर निगम एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी भी उपस्थित रहे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी। हमें तमाम बड़ी खबरें आपको बताई। खबरों के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा, मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा की यहाँ पे हमने बात करी, देश दुनिया की बात करी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर बात की और बात हमने 2 बड़े अखबारों की, सच बेधड़क और फर्स्ट इंडिया, दोनों ही जो अखबार है फर्स्ट इंडिया ग्रुप के द्वारा पब्लिश होते हैं, इसकी भी तमाम बड़ी खबरें हमने आपको बताई। लेकिन बात यहाँ पर आपकी फिटनेस की करना भी बहुत जरूरी है। आप अपने आप को फिट कैसे रख सकती हैं, कौन कौन से टिप्स है वो जानना जरूरी है, उस पर हम बात करेंगे। के बाद आप सभी का स्वागत है। बात यहाँ पर आपके फिटनेस की जाएगी कि आप अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं, एक हेल्दी डाइट चार्ट क्या होना चाहिए। और हेल्दी डाइट तो सब बोलते हैं कि ये खा लीजिए वो खा लीजिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि प्रोटीन का इंटेक कितना होना चाहिए और हमारी बॉडी में फैट परसेंटेज जो है वो कितना अच्छा माना जाता है और कितना अगर बढ़ जाए तो उसको रिड्यूस करने की जरूरत यहाँ पर होती है। ओबेसिटी जिस तरह से आज बढ़ रही है उस पर भी हम बात करेंगे। और मेरे साथ भी हैं ट्रेनर भूपेंद्र सिंह राजपूत, इनसे हम यहाँ पर बात करती हैं कि किस तरह से हम अपने आप को फिट यहाँ पर रख सकते हैं। भूपेंद्र, सबसे पहले मैं बात करूँ जिम की, क्योंकि आप खुद ट्रेनर हैं, आपने लोगों की जर्नी को पर्सनली ऑब्जर्व किया है, देखा है कि जब शुरुआत उन्होंने की और जब यहाँ पे पहुंचे एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आता है। पहले तो ये बताएं क्या एम लेकर आते हैं लोग, और आज अगर ओबेसिटी की बात करें तो जो लोग ओबेसिटी का शिकार है आप उनको कैसे ट्रेन करते हैं? ठीक है, देखो मैम, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी यहाँ जिम आते हैं तो जिम आने से पहले वो लोग एक ही प्लान करके आते हैं कि ना मोटा होना है ना पतला होना है, पहले अपने को मेन फिटनेस पे वर्क करना है। ठीक है, जैसे लोगों का आज के टाइम के जिस प्रकार की लाइफस्टाइल हो रखी है, खाने का हो रखा है, जिस प्रकार का चटपटा लोग खाते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, उनको लगता है उनका स्टेमिना बूस्टअप नहीं हो पाता और उनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल वीक पड़ी रहती होती है। जैसे काफ़ी सारे लोगों को इतनी दिक्कत आती है कि जैसे एक फ्लोर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं उसमें भी उनकी सांस फूल रही है, थकान हो रही है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है बिल्कुल अनहेल्दी लाइफ। जैसे कितने बजे उठ रहे हैं, लेट उठना उनका, लेट तक सोना। अच्छा, आपने यहाँ पे बोला कि उठना और सोने वाला जो हमारा स्केड्यूल है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जी, ये बहुत मैटर करता है। एप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए? एक फिक्स टाइम होना चाहिए, जैसे रात को 10 से बजे अपने को फिक्स हो जाना चाहिए और कम से कम अर्ली मॉर्निंग 6 अराउंड उठ जाना चाहिए। पर जनरली लोग क्या कर रहे हैं, 2 o'clock सोते हैं, या काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह 5 बजे भी सोते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाता है क्योंकि सुबह फिर उनको हेडेक, लो फील होता है, फिर बाद में कहते हैं कि सर अजीब सा हो रहा है। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि बोले सर सर्किल तो वही है ना, जैसे हम रात में सोएं दिन में सोएं, पर ऐसा नहीं है। रात की नींद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि 11 से लेके 1 बजे का जो आपका स्लीप मोड होता है वो आपका स्ट्रेस रिलीज करता है काफ़ी। ओके, अच्छा सर, आपने क्योंकि यहाँ पे सोने की बात करी तो फिर मैं उन लोगों की भी बात करूँगी जिनका काम उनको अलाउ नहीं करता है, जिनके वर्किंग आवर्स लेट तक चलते, तो वो लोग फिर कैसे ध्यान रखेंगे? वो लोग अपना जैसे शेड्यूल है, उस सर्किल है, उसको इस प्रकार घुमाएंगे। जैसे काफ़ी सारे लोग मॉर्निंग में जिम करते हैं तो काफ़ी सारे लोग इवनिंग में भी जिम कर सकते हैं। बेनिफिशियल दोनों में से कौन सा है, फिर दोनों इक्वली बेनिफिशियल? हमेशा जिम मॉर्निंग में करना चाहिए जनरली। जिन लोगों का जैसे ऑफिस टाइमिंग सुबह तक रहता है उन लोगों को शाम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो शाम को उनको सर्किल ऐसे बट बेटर ये कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो मॉर्निंग में है, अदरवाइज फिर आप उसकी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। जनरली फिटनेस आपको अगर अच्छी रखनी है अपनी तो आपको मॉर्निंग में ही करना चाहिए। एक और चीज़ सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम अगर इवनिंग की बात करें तो सभी के मन में कुछ ना कुछ खाने का आने लग जाता है, जो क्रेविंग्स है वो होने लग जाती है, फिर हम जंक की तरफ चल जाते हैं और स्नैक्स की तरफ चल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं, जिसकी वजह से कैलोरीज बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो उसके लिए क्या ऑप्शन हम रख सकते हैं डाइट में अगर हमारे पास मन करे? क्योंकि कई बार जो हमारे पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि तुम मखाने खा लो, रोस्टेड मखाने, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो जानना चाहिए। मैं बताता हूँ,
एक्चुअली मैम अपना जो इंडियन कल्चर है पहले वो ऐसा हुआ करता था कि हम लोग सुबह का ब्रेकफास्ट हेवी किया करते थे और इवनिंग में हमेशा हल्का खाना खाया करते थे। तो पहले इवनिंग का मतलब होता था कि अपन 5 बजे शाम के 5 बजे के आसपास खाना खाया करते थे, लेकिन अब कॉन्सेप्ट ये आ गया है कि हम रात को 11 बजे तक खाना खा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत हो गया है, क्योंकि रात को डाइजेशन सिस्टम पूरा हो जाता है आपका लेट खाने के बाद में। तो जनरली ये करना चाहिए कि आपको सुबह की मील जो होती है वो हेवी मील करनी चाहिए। अपने आप को डिवाइडेशन में डाल दो, जैसे 60 कर दो मॉर्निंग अराउंड 8 to 10 के बीच में सुबह वाली फर्स्ट मील अपनी 60% फ्री कर लो, लंच में 30% कर लो और बचे हुए 10% इवनिंग में यानी 5 से 6 बजे के आसपास अपने को खाना चाहिए। उसके बाद कुछ नहीं? उसके बाद कुछ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रात को कुछ भी खाओ, चाहे से आप फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ या आप फाइबर खाओ, सब अनहेल्दी होता है। ओके, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने ट्रेनर से बात की, ये जाना कि जो हमारी डाइट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इंक्लूड करनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें लगता है कि हमने वर्कआउट कर लिया, डाइट ले ली, लेकिन अगर हमारा स्लीपिंग स्केड्यूल ठीक नहीं है, प्रॉपर नहीं है, इनएप्रोप्रिएट है, तो उसकी वजह से भी जो हमारी बॉडी है वो अनहेल्दी होती है, साथ ही हम अच्छा फील नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो हमारा स्टैमिना है वो हमें नज़र नहीं आता जिम के अंदर, और अगर स्टैमिना नहीं होगा तो आप अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारी डाइट की, टाइमिंग्स भी बहुत मैटर करती है। आपका जो ब्रेकफास्ट है इट शुड बी वेरी हेल्दी, आप हैवी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच आप थोड़ा सा कम करिए, फिर आप इवनिंग की अगर बात करें तो 5 या 6 बजे तक आप अपना जो डिनर है उसको आप ख़त्म करके अपने पूरे रूटीन को ऐसे मेंटेन कर सकते हो। तो ये पूरे टाइमिंग जो है ये भी यहाँ पे मैटर करता है, यानी कि एप्रोप्रिएट टाइमिंग जो है आपके फिटनेस पे बहुत ज़्यादा असर डालती है। तो आज से ही अपने टाइमिंग को, अपने स्लीपिंग स्केड्यूल को ठीक कर लीजिए और अपनी बॉडी पे काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वर्कआउट के साथ साथ ये सब चीज़ें भी मैटर करती है। कल फिर से मिलेंगे जहाँ पर फिर से बात आपके फिटनेस की करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत नमस्कार।